नमस्कार, इंडिया एट 9 में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। लोकसभा चुनाव के बाद 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में इंडिया गठबंधन ने धमाकेदार प्रदर्शन किया है। वहीं बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। 13 में से 10 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में आई हैं, जबकि 2 सीटें बीजेपी तो 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई है। उपचुनाव में कांग्रेस ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कमाल किया। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में क्लीन स्वीप किया। उपचुनाव में कांग्रेस ने 4, टीएमसी ने 4, आप डीएमके ने 1-1 सीटें जीती हैं। वहीं बीजेपी के खाते में 2 सीटें गई हैं। 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार को जीत मिली है। आज सुबह विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती शुरू होने के बाद सबसे पहले जालंधर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मोहिंदर भगत के जीतने की खबर आई और वहां सड़कों पर जश्न शुरू हो गया। यहां से आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक और इस बार बीजेपी के उम्मीदवार शीतल अंगुराल को पार्टी छोड़ना रास नहीं आया। हाँ, बिल्कुल ठीक। जनता ने जो है बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिता है। 2.5 साल 5 साल ਦੇ काम करांगे, जरूर करांगे, क्योंकि ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ जनता ने चुनिया है। वहीं बीजेपी के लिए उत्तराखंड की दोनों सीटों बद्रीनाथ और मंगलौर पर पराजय बड़ा झटका माना जा रहा है। खासकर बद्रीनाथ सीट पर जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी हमीरपुर सीट तो जीत गई, लेकिन कांग्रेस ने नालागढ़ और देहरा सीटों पर जीत दर्ज की। कि हिमाचल की जनता ने जनबल का साथ दिया और धनबल की पराजय हुई। देहरा विधानसभा क्षेत्र से 25 साल से हम कांग्रेस पार्टी वहां चुनाव नहीं जीत पा रही थी। पार्टी प्रत्याशी ने कमलेश ठाकुर को वहां से टिकट दिया और हाई कमांड ने जो सर्वे करवाया उसके आधार पर वो टिकट दिया गया। वहां हमारी जीत हुई है। सबसे बड़ी जीत बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने हासिल की, जहां 4 की 4 सीटें उसकी झोली में गई। गौरतलब है कि पिछली विधानसभा में इनमें से 3 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार जीते थे। मध्य प्रदेश में बीजेपी अमरवाड़ा पर एक लंबे अंतराल के बाद जीत तो गई, लेकिन इसके सहयोगी नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड को रुपौली में हार का मुंह देखना पड़ा। यहां निर्दलीय शंकर सिंह जीत गए। आरजेडी की बीमा भारती तीसरे स्थान पर रही। यह हार 20 सालों से जो काम नहीं किया गया रुपौली की जनता के साथ, ये बीमा जी की हार नहीं है। ये हार है 20 साल जो जदयू को वोट दिया, काम नहीं हुआ कोसी सीमांचल में रुपौली में, दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वहां की जनता ने वोट दे दिया। और ये समझ लेने की जरूरत है, आने वाला पीढ़ी इन दोनों गठबंधन को नकारा है हर कीमत पर। अभी भी अहंकार समाप्त करने की जरूरत है। इसके अलावा तमिलनाडु के विक्रावंडी में भी इंडिया समूह के दल डीएमके की जीत हुई। निश्चित रूप से आज की जीत से विपक्ष काफी जोश में है, लेकिन बीजेपी को अब आने वाले उपचुनाव में और अधिक मेहनत करनी होगी। वीडी शर्मा, गुरप्रीत सिंह और किशोर रावत के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और इस नतीजे पर राहुल गांधी का भी बयान आया है। असल में एक प्रतिक्रिया आई है, उन्होंने ट्वीट किया है, लिखा है कि 7 राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजों ने स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा द्वारा बुना गया भय और भ्रम का जाल टूट चुका है। किसान, नौजवान, मजदूर, व्यापारी और नौकरी पेशा समेत हर वर्ग तानाशाही का समूल नाश कर न्याय का राज स्थापित करना चाहता है। अपने जीवन की बेहतरी और संविधान की रक्षा के लिए जनता पूरी तरह से इंडिया के साथ खड़ी है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को भी दिल्ली के एलजी की तरह शक्तियां दे दी गई हैं। वहां पर भी एलजी को इस तरह से उपराज्यपाल को शक्तियां दी हैं। दिल्ली की तरह अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का राज्य के अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग में दखल होगा, यानी एलजी राज्य में सबसे पावरफुल होंगे। ये फैसला गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 55 में संशोधन कर किया है। इस बदलाव के बाद से अब यहाँ के सभी क्षेत्रों में उपराज्यपाल को अधिकार मिल गए हैं और उनकी प्रशासनिक शक्तियां बढ़ा दी गई हैं। उपराज्यपाल को अब पुलिस, कानून व्यवस्था, ऑल इंडिया सर्विसेज से जुड़े मामलों में ज्यादा अधिकार होंगे। इस फैसले से जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती नाराज है। महबूबा ने कहा कि जम्मू कश्मीर एक प्रयोगशाला है और जो आज हमारे साथ हो रहा है कल आपके साथ होगा।
जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों से पहले केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन करके उप राज्यपाल को व्यापक अधिकार दे दिए हैं। ये दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की तर्ज पर है, जहां निर्वाचित सरकार के पास अफसरों के ऊपर बहुत कम अधिकार होते हैं और ज्यादातर अधिकार उपराज्यपाल के पास ही होते हैं। विपक्ष ने केंद्र के इस फैसले की तीखी आलोचना की है। मांग थी कि पूर्ण राज्य का जो उनका दर्जा था, जो छीन लिया गया, गलत तरीके से छीन लिया गया, उसको फिर से स्थापित किया जाए। उस मांग को पूरा करने के स्थान पर उल्टा एलजी के पावर्स बढ़ा दिए, उनकी ताकतें बढ़ा दी, एक दिल्ली मॉडल ले आए वहां भी, और जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, जो भी सरकार बनेगी, उनकी ताकतें सरकार बनने से पहले ही छीन ली गई। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे निष्कर्ष ये स्पष्ट निकलता है कि भाजपा को खुद जीतने की तो कोई उम्मीद है नहीं। पहले ही उन्होंने एक तरह से सरेंडर कर दिया कि साहब हम तो नहीं जीत रहे, अब जो जीतेगा उसको काम नहीं करने देंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद उपराज्यपाल के पास अब पुलिस, कानून व्यवस्था और जेलों के अलावा सभी अफसरों का तबादला करने जैसे अधिकार भी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि संशोधन का मकसद चुनी हुई सरकार को कठपुतली बनाना है। आज आपने एक ऐसा ऑर्डिनेंस लाया जिससे आप जम्मू कश्मीर की जो सबसे बाइख्तियार पावरफुल असेंबली थी पूरे मुल्क के अंदर, उसको पहले ही आपने सब कुछ उससे छीन लिया। आज आप उसको म्युनिसिपैलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हो, ताकि कल को जो भी सरकार जम्मू कश्मीर में बनती है, बीजेपी की तो कतई नहीं बनेगी, तो उस सरकार के पास कोई इख्तियार ना हो, अपना कोई मुलाजिम ना ट्रांसफर कर सके। आप तो दूसरे कश्मीर को अपने साथ मिलाने की बात करते हो, तो आप तो इसी कश्मीर को आपने जहां हमारा जीना हराम कर दिया आप लोगों ने। बीजेपी कहती है कि संशोधन इसलिए हुए हैं ताकि राज्य में चुनाव से पहले प्रशासन चलाने के लिए उप राज्यपाल का सशक्तिकरण हो। आने वाले समय में जो विधानसभा के इलेक्शन है, उसके मद्देनजर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर को इन्हांस किया गया है। आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी तथा जुडिशरी, जिसमें तहसीलदार, एसडीएम्स वगैरह आते हैं, वो इलेक्शन की जो कार्रवाई है वो ठीक प्रकार से हो, तो स्वाभाविक बात है कि इस प्रकार से चेंजेस होना जरूरी रहती हैं। तो उसी के मद्देनजर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस चीज को किया है। तो आने वाले समय में ठीक प्रकार से यहाँ पर फेयर इलेक्शन हो पाए। जम्मू कश्मीर में चुनाव होने से पहले ही जम्मू कश्मीर पुनर्गठन नियमों में संशोधन की वजह से एक राजनीतिक बवाल खड़ा हुआ है। संशोधन के जरिए उपराज्यपाल को प्रशासन चलाने के अहम मामलों में व्यापक अधिकार दिए गए हैं। बीजेपी ने इस फैसले को सही करार दिया है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि इन संशोधनों के जरिए लोकतंत्र को एक मजाक बना दिया गया है। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि यह फैसला संविधान हत्या दिवस है। श्रीनगर से नजीर मसूदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी आज मुंबई दौरे पर पहुंचे। उन्होंने सड़क, रेलवे और पोर्ट सेक्टर की 29,400 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर्स का भी उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र हर सेक्टर में पावरफुल है, जिसके बूते हम इस राज्य को दुनिया का बड़ा आर्थिक पावर हाउस बनाना चाहते हैं। बीते 10 साल में महाराष्ट्र में नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 3 गुना हो चुकी है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार के विकास का मॉडल वंचितों को वरीयता देने का रहा है, जो दशकों से अंतिम पंक्ति पर रहे हैं, उनको हम प्राथमिकता दे रहे हैं। नई सरकार के शपथ लेते ही हमने गरीबों के लिए पक्के घर और किसानों से जुड़े बड़े फैसले लिए हैं। मुंबई के आसपास के क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। मुंबई में कोस्टल रोड और अटल सेतु अब पूरे हो चुके हैं। मुंबई मेट्रो के विस्तार का काम भी तेज गति से चल रहा है। 10 वर्ष पहले मुंबई में
सिर्फ 8 किलोमीटर ही मेट्रो लाइन थी। 10 साल पहले सिर्फ 8 किलोमीटर, जबकि आज ये करीब करीब 80 किलोमीटर पहुंच चुकी है। आज भारत एक ऐसे कालखंड में है जब उसकी अगले 25 वर्षों की यात्रा बहुत अहम है। इन 25 वर्षों में भारत विकसित बने, इसके लिए पत्र पत्रिकाओं की भूमिका भी उतनी ही बड़ी है। ये मीडिया है जो देश के नागरिकों को जागरूक करता है। ये मीडिया है जो देश के नागरिकों को उनके अधिकार याद दिलाता रहता है। और यही मीडिया है जो देश के लोगों को ये एहसास दिलाता है कि उनका सामर्थ्य क्या है। और अब खबर हरियाणा से। हरियाणा के सोनीपत में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और हरियाणा एसटीएफ ने गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के 3 शूटरों को मार गिराया है। ये तीनों दिल्ली के राजौरी गार्डन के बर्गर किंग, हिसार में कार शोरूम और मुरथल के गुलशन ढाबा की फायरिंग में शामिल थे। इसके साथ इन मामलों में शामिल हिमांशु भाऊ का खास गुर्गा राकेश काला भी थाईलैंड से डिपोर्ट होकर भारत आ गया है। हमारी खास रिपोर्ट। 43 राउंड फायरिंग, 13 मिनट चली मुठभेड़ और अमेरिका में बैठे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के 3 शूटर ढेर। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और हरियाणा की एसटीएफ ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस मुठभेड़ में आशीष उर्फ लालू, विक्की रिधाना और सनी गुज्जर ढेर हो गए। ये मुठभेड़ शुक्रवार रात हुई। सोनीपत से आगे खरकोदा के पास हम लोगों ने इन लोगों को इंटरसेप्ट किया, चैलेंज करने पर उधर से फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग हमारे स्टाफ को बुलेट प्रूफ जैकेट पे भी लगी है, हमारा स्टाफ इंजर्ड भी हुआ है। जवाबी फायरिंग हमने की, रिटेलिएट किया, डिफेंस में फायरिंग की, तो ये तीनों लोग वहाँ ढेर हो गए। ये तीनों लोगों के नाम आशीष, लालू, विक्की और सनी गुजर हैं। और जो आशीष, लालू और विक्की जो है वो पुरानी जो वारदात थी बर्गर किंग वाली, उसमें विजिबल थे। अभी हमारी सर्च चल रही है। खाली खोल मिले हैं काफ़ी सारे, जिंदा कारतूस मिले हैं, 5 पिस्टल मिली हैं, 1 सेल्टोस कार मिली है। पुलिस के मुताबिक शूटरों के पास से 5 ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद हुई हैं। तीनों शूटर गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के इशारे पर काम करते थे। शूटरों ने 10 मार्च को मूर्थल के पास गुलशन ढाबे में सुंदर मलिक नाम के शख्स को कार से निकालकर 35 राउंड फायरिंग कर उसकी हत्या कर दी थी। आरोपियों ने 19 जून को हिमांशु भाऊ और उसके खास गुर्गे राकेश खेरमपुरिया के इशारे पर दिल्ली के राजौरी गार्डन के बर्गर किंग में 45 राउंड फायरिंग कर अमन जून नाम के शख्स की हत्या कर दी थी। अमन को हिमांशु भाऊ के गैंग में शामिल अनु ने हनी ट्रैप किया था। फायरिंग के बाद वो मौके से भाग गई थी। जून के आखिरी हफ्ते में इन शूटरों ने हिसार के एक कार शोरूम में कई राउंड फायरिंग कर 5 करोड़ रुपए मांगे थे। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में इन शूटरों ने कई वारदातों को अंजाम दिया था। हरियाणा पुलिस ने तीनों शूटरों पर लाखों रुपए का इनाम रखा हुआ था। राजौरी गार्डन वाली हत्या, सिमिलर एक हिसार में इन्होंने एक शोरूम पे गोलियां चलाई थी। तो उसके अलावा पुराने मुकदमे बहुत सारे हैं, पर्चियां फेंकी हैं, लेकिन अब पर्चियां का संबंध किस गैंग से है वो हम लोग जब तक वेरीफाई नहीं कर लेते उसके बारे में हमारे लिए कहना मुश्किल है। इसी बीच शुक्रवार रात ही हिमांशु भाऊ के गैंग का एक खास गैंगस्टर राकेश उर्फ काला खेरमपुरिया थाईलैंड से डिपोर्ट होकर हरियाणा आ गया। उसी के कहने पर एनकाउंटर में मारे गए आशीष ने अपने साथियों के साथ बर्गर किंग, कार शोरूम और गुलशन ढाबे में फायरिंग की थी। राकेश 2014 से अपराध की दुनिया में है। पुलिस के मुताबिक एक फर्जी पासपोर्ट पर राकेश 2023 में भारत से भाग गया था। उसके खिलाफ 15 केस दर्ज हैं। एसटीएफ की टीमों ने उसका पासपोर्ट, जिसे उसने फर्जी तरीके से प्राप्त किया था, उसको रद्द करवाया गया और संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ गृह मंत्रालय के माध्यम से उसकी पहचान और आपराधिक रिकॉर्ड स्थापित करने वाले आवश्यक कानूनी दस्तावेज साझा किए गए। इस सहयोगात्मक प्रयास के कारण राकेश उर्फ काला के विदेश से भारत लाया जा सका।
फिर एसटीएफ की टीम ने पहले से जारी करवाए गए लुकआउट सर्कुलर के आधार पर राकेश उर्फ काला को कल रात दिल्ली एयरपोर्ट में हिरासत में लिया। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा के रोहतक का रहने वाला 25 साल का हिमांशु भाऊ इस समय अमेरिका में है। इंटरपोल ने हिमांशु के खिलाफ साल 2023 में रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। उस पर 2.5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित है। विदेश में बैठकर गैंगस्टर ये सोचते हैं कि उनका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा, लेकिन केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर पुलिस सबसे पहले उनका लोकल नेटवर्क तोड़ रही है और इसके साथ में लगातार गैंगस्टरों को एक के बाद एक भारत लाया जा रहा है। गैंगस्टर राकेश भी उन्हीं में से एक है और उसके 3 साथी भी इनकाउंटर में मारे गए हैं। हरियाणा और दिल्ली से कैमरामैन संजय कौशिक के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और अब आपके लिए एक सवाल जिस पर आप अपनी राय हमें QR कोड को स्कैन करके दे सकते हैं, अपना जवाब भेज सकते हैं। सवाल ये है, क्या महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में गठजोड़ के समीकरण बदलेंगे? आपको बता दें कि इस साल अगले 2-3 महीनों में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें सीधा मुकाबला महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच है। लेकिन महायुति ने विधान परिषद चुनावों में बड़ी जीत दर्ज की है और अघाड़ी को सिर्फ 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या गठजोड़ के समीकरण बदलने वाले हैं? केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विश्व स्काई डाइविंग दिवस पर 13,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाते हुए स्काई डाइविंग की। शेखावत करीब 8 मिनट तक हवा में रहे। इस दौरान उनके साथ ट्रेनर मौजूद रहा। शेखावत ने कहा, मेरे लिए ये रोमांचकारी दिन है। आज ऐतिहासिक दिन है। भारत ने भी एयर स्पोर्ट की दुनिया में कदम रख दिया है। मैंने खुद को रोमांचित महसूस किया है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने हरियाणा के नरनौल में देश के पहले स्काई डाइविंग एडवेंचर स्पोर्ट्स की शुरुआत करते हुए ये बात कही।